हे हेलो माय डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 का जो पेपर हुआ है दिसंबर 24 में, उसके बारे में उसके एमसीक्यू का सॉल्यूशन देखेंगे और बाकी पेपर को रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, जिनका कल एमए का पेपर है, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, उनको आज ये वीडियो नहीं देखनी है। वो आराम से परसों नरसों 2 दिन चिल करके उसके बाद देखें, तभी ज्यादा बेटर है। बिकॉज जो हो गया है उसको आप बदल नहीं सकते, इसीलिए अभी देखने का कोई फायदा नहीं है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जिनके आज फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम हो चुके हैं, उन लोगों के लिए यही इंफॉर्मेशन है कि आप देखिए, ये पेपर आपका लास्ट था और जिस तरीके के खुशनुमा चेहरे मैंने आपके एग्जाम हॉल के बाहर देखे, उससे ये तो जाहिर है कि पेपर वाज मैनेजेबल एट ईच एंड एवरी मैनर। लेकिन ठीक है, अब आपका एक ग्रुप हो चुका है तो आपको अपना दूसरे ग्रुप का टारगेट ऑफ कोर्स देखना है कि कब देना है, कैसे देना है, एंड यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ठीक, तो लेट्स come to the NCQ part and then we will discuss about the theoretical paper and about the overall review. What I can say is students ने बोला कि पेपर ट्रेंडी था, ट्रेंड के अनुसार जैसा आ रहा है वैसा ही था। हालांकि कुछ एक स्टूडेंट्स को ये लेंथी लगा, जिनकी मे बी द चॉइस जो है सिलेक्शन की वो गलत हो गई हो, ठीक है। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज मेड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो, अगर आपको सीधा सा नहीं पता है ना, देखो वैसे तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी होता है, पर फिर भी अगर सीधा सा नहीं पता तो एलिमिनेशन मेथड हेल्प करेगा। और ट्रेसेबिलिटी आपको यहाँ पे कहीं नजर भी नहीं आ रहा, तो एलिमिनेशन मेथड ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। पहला ऑप्शन है वेरिएबिलिटी, इसके बेसिस पे होता है वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड। दूसरा फंक्शन के बेसिस पे प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। फिर आपका एलिमेंट के बेसिस पे आपने उस चार्ट में जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है उसमें तो नहीं देखा होता है, ठीक है। नेचर के बेसिस पे जरूर देखा होता है, बट एलिमेंट के बेसिस पे नहीं होता है। फिर कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल, यानी अल्टीमेटली द ऑप्शन यू हैव टू टेक इज एलिमेंट के बेसिस पे। दूसरा एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन। ये फेवरेट क्वेश्चन आपका क्लास 11th की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेस्ट डेफिनेशन जो होती है, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन या फिर नॉट चूजन। तो अब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सीधा सीधा नजर नहीं आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर आपको पता है देन वेल एंड वेरी गुड, नहीं पता है तो भी आंसर आप आसानी से पता कर लेंगे, क्योंकि संक, रेलेवेंट और इंप्यूटेड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से लेना देना ही नहीं होता है दूर दूर तक, ठीक है। फिर कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट यानी जो आपको साइड बाय साइड मिल गया और आपको मेन प्रोडक्ट जितना वैल्यूएबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मस्टर्ड सीड एंड मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड सीड कहते हैं राई को, राई और तेल दोनों ही अपने आप में जॉइंट प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट्स है। उसके बाद में डीजल एंड पेट्रोल नहीं हो सकता। एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक, जो एग्जांपल हम क्लास में लेते हैं कि आपका ऑयल के बाद में जो ऑयल केक्स जो आपके एनिमल्स के खाने के लिए रखा जाता है, जिसको हिंदी में खल कहते हैं, वो चीज। सो दैट इज बाय प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज एनओबी इज कमिटेड टू सप्लाई 45,000 बियरिंग पर एनम। ईबीक्यू आपको दे रखा है, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम रन बैच साइज। ईबीक्यू के फॉर्मूला से आपको बैलेंसिंग फिगर से मिलेगा। अच्छा, व्हाट विल बी द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम रन साइज। 3000 यूनिट के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी। तो ये इसके लिए तो फॉर्मूला की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 3600 आंसर आएगा इसके अंदर, देख लीजिएगा। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो जॉब कॉस्टिंग आपको याद करा दूं क्या होता है। जॉब कॉस्टिंग के अंदर आप कस्टमाइज्ड चीज लेके सामने वाले के साथ जाते हैं और वो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में वो चीज तैयार करके देता है। तो होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि आपके हिसाब से काम होता है। तो फर्स्ट गलत है। दूसरा कस्टमर ड्राइवन प्रोडक्शन, यस, कस्टमर के हिसाब से काम किया जाता है। और तीसरा प्रोडक्शन जो है वो सिंगल अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर हो जाता है। अगर यहाँ पे सिंगल अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो जाती है, यानी 2 and 3 ओनली। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज सॉटन लिमिटेड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इन बी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रॉयल्टी पेड ऑन सेल दे रखा है, डिजाइन चार्जेस दे रखा है, हायर चार्जेस दे रखे हैं इक्विपमेंट के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी रॉयल्टी पेड ऑन सेल। आपको स्ट्राइक करना चाहिए, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन नहीं है, सेल है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस कभी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी नन ऑफ द अबव, बिकॉज आपके 20 और 6 को ऐड कर भी देंगे तो भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है।
उसके बाद पूछा गया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 विदाउट एनी डाउट। हमने क्लास में स्टोरी से अच्छे से पढ़ा है तो उसके हिसाब से आपको जरूर याद आ गया होगा। ठीक है, 8th नंबर कहता है कि आपको लॉस दिखा रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज गिवन एंड डायरेक्टर फीस इज गिवन। देखिए वेरी सिंपल इट इज कि अकाउंट्स इंटरेस्ट को एडमिट करने की इजाजत देता है और 40,000 के डायरेक्टर फीस की भी इजाजत देता है। उसके बाद में अकाउंट्स का जो बुक्स है वो दिखाएगा 2,30,000 का लॉस। फिर आपको दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% ऑन करंट सेल। करंट सेल के दो पार्ट होते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बीईपी दोनों मिला के 100% बनता है। और इसने दूसरी तरफ बता दिया प्रॉफिट 30 लाख और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 40%। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अमाउंट निकालने में मदद करेगा। जैसे ही आप प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा 75 लाख, और ये 75 लाख अगर 25% के बराबर है तो 100% के बराबर की सेल क्या होगी 300 लाख। ओके, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो हो रहा है। 4000 किलो का मटेरियल 10 रुपए के हिसाब से एक्चुअली कंज्यूम, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बता दिया 2000। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी, वही आपको प्राइस वेरिएंस का लगाना था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू। बैलेंसिंग फिगर से आपको 9.5 मिल जाएगा। ओके, मिस्टर कंट वर्कर हैज टाइम रेट ऑफ 45 पर आवर, टाइम रेट 45, उसके बाद में टाइम टेकन 40 आवर्स, टाइम अलाउड 48 आवर्स। रोवान प्लान के हिसाब से आपको टोटल अर्निंग बतानी है, यानी कि 40 घंटे जो काम किया उसके 45 रुपए के हिसाब से, और जो 8 घंटे का टाइम सेव किया उसमें रोवान प्लान के हिसाब से आपने बोनस निकाला तो 2100 रुपए आंसर आएगा ऑप्शन ए। देन बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बैच कॉस्टिंग किस पे लगती है, एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से ऑयल रिफाइनिंग में प्रोसेस लगती है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोसेस लगती है, दो तो सीधे बाहर हो गए। बचा डिजाइनर क्लॉथ और पेपर मैन्युफैक्चरिंग। आप स्टूडेंट तौर पे मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि आपने इन दोनों पे विचार विमर्श किया होगा, लेकिन ये सोचिए कि रेडीमेड गारमेंट्स जो होते हैं ना, जो तैयार कपड़े होते हैं वो बैच में बनते हैं। डिजाइनर क्लॉथ कभी बैच में नहीं बन सकते क्योंकि वो हर एक डिजाइन यूनिक होता है, अलग होता है, उसका क्या बैच बनाएंगे आप। 100 बैचेस का कोई डिजाइनर क्लॉथ बनाएंगे तो डिजाइनर ही नहीं रहेगा, इसीलिए पेपर मैन्युफैक्चरिंग विल बी द आंसर। बाकी मॉड्यूल का क्वेश्चन है तो सेम जिन्होंने मॉड्यूल से किया है उनको याद होगा। फिर आपका कहता है रॉ मटेरियल प्राइस आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, करंट में महंगा पड़ रहा है। इनमें से कौन सा मेथड है जो ग्रॉस प्रॉफिट कम कर देगा, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना वो ट्रेडिंग और पीएनएल से मिलता है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक जितना ज्यादा होता है ना उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है उल्टा करो, प्रॉफिट कम करो, इसका मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक को कम करो। क्लोजिंग स्टॉक को कम करो यानी बचा हुआ माल सस्ता हो, बचा हुआ माल सस्ता यानी बचा हुआ माल पुराने वाला हो, पुराने वाला हो यानी अभी कौन सा इशू कर रहे हो, जो लास्ट में आ रहा है, जो महंगा आ रहा है उसको इशू कर दिया जा रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द लीफो मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, ऑप्शन सी। बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखो मास्टर बजट, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैश तो एकदम ही लास्ट में बनते हैं। उसके बाद में मास्टर बजट भी आपका इतनी स्टार्टिंग में नहीं बनता है, ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं बनता, फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है बजट विद की फैक्टर। Okay, this was discussion of all 15 MCQs. Now let's come to the descriptive paper. सो क्वेश्चन नंबर 2A आपको सब चीजें दे रखी है, बिल्कुल ऐसे देखने में लग रहा है कि फाउंडेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि क्या कहता है कि प्राइम कॉस्ट बनाओ, वर्क कॉस्ट बताइए, सीओजीएस बताइए और कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट अर्न्ड बताइए। तो ये सब बताएंगे, आपको सारा डेटा दे रखा है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, 1 महीने के हिसाब से आप करेंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने जब सॉल्व किया उन्होंने मुझे बोला कि उनको 10,000 का फर्क नजर आ रहा था। फर्क कैसे पता लगेगा, क्योंकि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों गिवन है, यानी प्रॉफिट आना चाहिए कितना 1 लाख, प्रॉफिट भी दे रखा है, नीचे का सब कुछ दे रखा है, आपको कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है ना, उसके बाद आपको एक ना एक पॉइंट पे सारा डेटा टैली होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को आप कहां लेके आएंगे वो एडजस्टमेंट आपने देखना पड़ेगा। जब आप बनाएंगे तब जहां भी आपको मिसिंग लग रहा है वहीं पे आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद 2B एग्जैक्ट क्वेश्चन, जिसको मैं टेस्ट सीरीज में भी डलवाती हूँ, मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है। मैं स्टूडेंट्स हमेशा कहती हूँ दैट दिस इज द मोस्ट ट्रेंडी क्वेश्चन, क्योंकि ये है ना, ये आप चाहे सीए के एग्जाम ले लो, सीएमए के एग्जाम ले लो, बीकॉम के एग्जाम ले लो, हर जगह ये क्वेश्चन नजर आता है, तो हम लोग इस पे स्पेशल फोकस भी करते हैं। हाँ, जब बात टेस्ट सीरीज की आई गई है तो एक बार मैं जरूर उन बच्चों से बोलना चाहूंगी जिन्होंने डीसीसी की टेस्ट सीरीज ली है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या रियल में ऐसा फील किया कि आपको उन टेस्ट से काफी सिमिलैरिटी एग्जाम में दिखी हो क्वेश्चंस की। ठीक है,
आई एम रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। उसके बाद में थर्ड ए के बारे में बात करें तो थर्ड ए के अंदर सीधा क्वेश्चन पे जाऊं तो रिक्वायरमेंट क्या थी, अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड बता दो और उसका ट्रीटमेंट बता दो, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा। सो ओवरहेड चैप्टर का था, अनअब्सॉर्ब्ड यानी जो रिकवर नहीं हुए उनके बारे में बताना था, अंडर अब्सॉर्ब्ड और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट क्या होना था, तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा या क्या रीजन था उस हिसाब से हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा मॉड्यूल से अलग है तरीका, लेकिन क्वेश्चन इजी था अगर आपको, क्योंकि सब कुछ दे रखा है, रिकवरी किस हिसाब से हो रही है, प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से हो रही है, सब चीजें गिवन थी। बहुत ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, वो बाद में लेके आएंगे डिटेल डिस्कशन का वीडियो। नेक्स्ट इज थर्ड बी। थर्ड बी क्या कहता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल बुक्स, ये सारी चीजें दे दी, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात बता दी कि कैसे कैसे होगा, और नीचे कहता है कि पी&एल बनाना बोथ एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड कॉस्ट रिकॉर्ड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, अगर मैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगी तो मुझे ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाना पड़ेगा, कॉस्ट के हिसाब से निकालूंगी तो मुझे कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, फिर कहता है रिकंसाइल भी करके दिखाओ। तो 7 नंबर में ये थोड़ा सा न्यायपूर्वक क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि अगर दोनों से निकलवा के रिकंसिलिएशन करें तो जनरली मैं मानती हूँ ये 14 नंबर डिजर्व करता है, और ये आपका टाइम कंज्यूमिंग था, तो क्वेश्चन सिलेक्शन में जरूर आपको होशियार रहना था, ठीक है, तो इसमें जरूर आपका टाइम गया होगा। उसके बाद में फोर्थ ए, ये भाई बस वाला फेवरेट क्वेश्चन होता है, हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करवाने वालों का भी होता है और देने वाले का भी होता है। ये इसके अंदर आपको स्टैंडिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और इस तरीके से डिवाइड करके, ये बस जिस तरीके से चल रही है पैसेंजर किलोमीटर निकाल के, और ये आपकी डेप्रिसिएशन और ये सब जो भी है, मतलब ये क्वेश्चन को हम इतनी बार कर चुके हैं क्लास में, टेस्ट सीरीज में, मैंने हर बार आपको ये बस वाला क्वेश्चन दिया है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये और बता दूं कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन परसेंटेज ऑन टेकिंग्स देकर ही दिया था मैंने आपको टेस्ट सीरीज में, राइट। तो उसके बाद फोर्थ बी इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बड़ा ही बेसिक सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा नहीं पूछा है, कोई एस्केलेशन क्लोज नहीं लगाई। उसके अलावा हाँ, एक चीज में आपको जरूर इसने अटकाने की कोशिश की, 50% जो है वो वर्क सर्टिफाइड दे दिया, तो कई लोग वहां पे अटक जाते हैं कि स्लैब रेट में 50% 1/3 में या 2/3 में, ठीक है। ये वो चीज है जो आपको टीचर जब पढ़ाता होगा ना, तब वो भी कहता होगा, मैंने भी कहा था इवन, कि यहाँ पे गौर कीजिए कि क्या होगा जब ये एग्जैक्ट एट 50% होता है। तो और कोई खेल नहीं था इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना था, प्रॉफिट निकालना था कि पी&एल में कितना जाएगा, तो वो आपको फॉर्मूला से निकालना था। फिफ्थ ए, प्रोसेस कॉस्टिंग का जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, मैं कहूंगी ना इक्विवेलेंट वाला पूछा, ना आपसे जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन पूछा, ना आपसे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पूछा, क्या पूछा आपसे, सिंपल बस 2 प्रोसेस बताई, 2 प्रोसेस का अकाउंट पूछा और प्रॉफिट पूछ लिया, ठीक है। फिर आपका ये क्वेश्चन जरूर किया होगा सबने, क्योंकि फिफ्थ ए भी डन इजी है और फिफ्थ बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मोस्ट सिंपलेस्ट। मैं मतलब क्या बोलूं, अब आप सोचेंगे कि मैम आप तो टीचर है इसलिए आप सिंपल बोल रही है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कराते वक्त एग्जाम्पल के तौर पे जब मटेरियल वेरिएंसेस लिखवाती हूँ ना, तब एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ लिखवाती हूँ, क्वेश्चन भी नहीं मानती मैं इसको, ठीक है। तो वो दिया बिल्कुल आपके फायदे के लिए ही हुआ है, पेपर आपका एग्रीगेट बनाने में हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। सिक्स्थ के बारे में बात करें तो 14 मार्क्स में मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, भाई देख के घबराए कौन कौन थे जरूर कमेंट में लिखना, पर एक बात बता दूं, घबराने की बात नहीं थी। मैंने हमेशा क्लास में बोला है, जिस क्वेश्चन में ब्रेकअप आता है ना पॉइंट्स में, जैसे 4-5 पॉइंट, ये 4 ही पॉइंट, चारों इंडिविजुअल थे, चारों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर थी, चारों में से 3 सही तो 3 के मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है आपकी, ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखने में जरूर हो सकता है आपको लगा हो कि अजीब है, लेकिन अगर रीड करेंगे या शांत दिमाग से करेंगे तो डिजायर्ड सेल पूछी है, ठीक है। इस तरीके से था यही कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या वो सेलिंग प्राइस जस्टिफाइड है। हाँ, हो सकता है कि एक बार आपको पढ़ने पर ऐसा लगा हो दैट इट शुड नॉट बी टच्ड एट एनी कॉस्ट, लेकिन हाँ, अगर आप शांति से करते तो ये भी हो जाता। और इवन जो 7 मार्क्स में आप लोग वो करके आए होंगे ना रिकॉन्सिलिएशन तक, उससे तो ये ज्यादा स्कोर दिलवा सकता था, उसकी वजह से आपका हो सकता है लेंथी आपको पेपर लगा। सो इट्स फाइन, जो हो गया सो हो गया, अच्छा ही हुआ है। सेवेंथ है आपके फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट का प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको कहता है कि 80% पे दे रखा है, 110% के अकॉर्डिंग, अच्छा 90 पे बता दो, 100 पे बता दो और 110 पे बता दो। मॉड्यूल में इस तरीके के बहुत सारे सवाल हम करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने लायक और सोचने लायक नहीं है। और थ्योरी की बात करें तो थ्योरी वाज वही जो हम प्रेडिक्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप मान सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 2 क्वेश्चन आए, एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 पे आया, एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 पे आया। तो हम लोग ये तो क्लास में अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग
जो मैंने आपको हर टेस्ट सीरीज में डाला है, जिसका मेरे को पर्सनली इंट्यूशन था कि ये आ सकता है। उसके बाद में आपका जस्ट इन टाइम के एडवांटेजेस पूछे गए। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट paper was manageable, maybe lengthy for some person ड्यू टू रोंग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ओनली। एमसीक्यू के अंदर जरूर इन्होंने आपसे थोड़ा सा छुपन छुपाई सा खेला, जैसे एमसीक्यू का सीधा ऑप्शन का नाम ना देकर कुछ ना कुछ उल्टे सीधे नाम से दिया, बट ठीक है। जिनका फर्स्ट ग्रुप हुआ है ना, वो तो आज पक्का बोलेंगे दैट ऑल वेल व्हेन इट एंड्स वेल, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस एंड्स वेल। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, सी यू, थैंक यू एंड यस। तो जिन्होंने अभी फर्स्ट ग्रुप के पेपर दिए, जिनके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्होंने इवैल्यूएट कर लिया है, दोस आर प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर रिजल्ट, लेट मी make the important announcement that we are going to start batch of second group from 18th December itself. Without wasting any penny, you may join that, and of course there will be free demo classes. So join the batch. You may contact on the number given on the screen. और बाकी इसके अलावा अगर आप हमारे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, then you may visit the YouTube channel. Thank you.